बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6.5 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री इसके ऊपर कंसिस्ट करता है। और इस एक्सरसाइज में हमें जो मेन हेडिंग है, हमें करना क्या है, ये ग्राफ स्केचिंग की एक्सरसाइज है। और इस ग्राफ स्केचिंग में आपके पास मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस होंगी और जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप स्केच करें इनको। इस वक्त मैंने एक क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके सामने रखा हुआ है। इसकी स्टेटमेंट, इसकी इक्वेशन है आपके सामने, r = 2 sin थीटा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम गौर कर लें तो ये जो इक्वेशन है ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है, ये इक्वेशन आपके पास पोलर फॉर्म में है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज की स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्केचिंग के लिए, जितनी भी इक्वेशंस दी जाएंगी वो सबके सब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगी। अब आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए ही स्केच करना है। जिस तरह से नॉर्मली हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए स्केचिंग करनी होती है, बिल्कुल इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रह के हमें कुछ स्केचिंग करनी है। उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या तरीक़ेकार है, थोड़ा सा स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। उसके ऊपर चलते हुए आपकी स्केचिंग जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये है कि थोड़ा सा मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता दूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में y = x²। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सी मैंने इक्वेशन आपके सामने रखी है, इसको जाके जी स्केच करें। तो इसमें जो हमें नॉर्मली स्केच करने के लिए कहा जाता है, मतलब मैं इंटर लेवल का ये क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और इसमें जो आपको कहा जाएगा स्केच करने का, एक और मैं इक्वेशन आपके सामने लिखती हूँ, y = x। ये तो हम सबको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को हाफ करती हुई गुजरती है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। आपको एक टेबल बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि हम ये जो जैसे मैंने आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है, इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये XY प्लेन है। और इसमें जब भी आपको पॉइंट स्केच करना होता है तो उस पॉइंट का आपको एब्सीसा और ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, यानी कि आपको उसको पता होना चाहिए कि उस पॉइंट ने x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया एंड सो ऑन। आप उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक टेबल बनाते हो और उस टेबल में क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा y होता है। y एक्सिस हमारा जो है वो डिपेंडेंट होता है और x एक्सिस इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हम x एक्सिस की इंडिपेंडेंट वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज आती हैं। और हमें जो सिखाया जाता है वो ये है कि x चूँकि बिकॉज पूरी रियल लाइन से होता है, हमारी जो बेसिक डोमेन होती है वो पूरी रियल लाइन है। ठीक है, तो x आप पूरी रियल लाइन में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल जो हमें इजी करने के लिए क्वेश्चन को सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि आपने x की नंबर लाइन, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नंबर लाइन पे आपने कोशिश करनी है कि आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना एक्सेप्ट करें जो कि जिसके साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक 0 को सिलेक्ट कर लें और फिर नेगेटिव साइड पे एक 2 इंटीजर्स को एज अ वैल्यू ऑफ x सिलेक्ट कर लें, और इसी तरह से एज अ वैल्यू ऑफ x कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे +1 +2 एंड +3, और इसी तरह से यहाँ पे -1 -2 एंड -3, इस तरह से 2-3 पॉजिटिव वैल्यूज 2-3 नेगेटिव वैल्यूज ले लें। जैसे मैं यहाँ पे 0 1 2 3 और इसी तरह से -1 -2 और -3, ये कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लूंगी और फिर उनके करस्पॉन्डिंगली देखूंगी कि मेरे पास x y क्या आता है। ये देखिए, मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन जरा मिटा दूँ, इसके ऊपर काम करते हैं। y = x² के ऊपर देखिए जी, सबसे पहले जब आप x को 0 पुट करते हैं तो y भी आपका 0 आता है, x को 1 पुट करने से y भी 1 आता है, x को 2 पुट करने से y 4, 3 पुट करने से 9, -1 को भी पुट करने से +1 4 एंड +9। यहाँ देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यूज को भी उसने पॉजिटिव कर लेना। अब आप इसको जाके 1 बाय 1 स्केच करेंगे सारे पॉइंट्स इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, और फिर उनको ज्वाइन करके जो फिगर बनेगी दैट वुड बी योर आंसर। ये देखिए जी, मैंने इसको हल्का सा स्केच करके तो थोड़ा सा मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स बनाए हैं। ये आपका है पॉइंट 0,0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट 1,1 और तीसरा पॉइंट जो है मैंने ये बनाया 2,4। इनको ज्वाइन करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से -1,1 एंड 2,4 इस पॉइंट को और -2,4 इनको मिला के आपके पास यहाँ एक स्ट्रेट लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में बनती है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट स्केचिंग के टूल्स नहीं हैं। ये देखें, ये आपके पास कुछ इस तरह से
ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व्ड शेप में ये आपके पास बनती है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये आपको वो लग रहा है पैराबोला लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा कर्व शेप में, क्योंकि ये वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व शेप में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पैराबोला ओपन हुआ है, ठीक है। ये पैराबोला शेप बनती है आपके पास, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना होता और आपको इंडिपेंडेंटली एक्स की वैल्यूज सेलेक्ट करनी होती हैं, और उसके करेस्पॉन्डिंगली आपके पास वाई की वैल्यूज आती हैं। और फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उन पॉइंट्स को उठा के, हमारे पास यहाँ कार्टेशियन 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है, XY सिस्टम, उसमें जाके उन पॉइंट्स को लोकेट करना है एंड दैट्स उनको ज्वाइन करके आपके पास फाइनल फिगर बन जानी है। लेकिन अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। जी हमारा ये क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। आपने एक्चुअली में ये जो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होती है, आर स्टैंड्स फॉर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आर क्या है और थीटा क्या है। थीटा इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ठीक है। अगर आप ये एक्स एक्सिस की लेंथ को, एक्स एक्सिस को इस वक्त आर कंसिडर करते हैं, यानी कि ये देखिए जी, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको मैंने अलग से इसको निकाल लिया। ये आपके पास कार्टेशियन वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप XY सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने ये दो सिस्टम बनाए, ये जस्ट लाइक XY सिस्टम ही समझ लें इसको। और ये जी ओरिजिन होता है जहाँ पे X और Y सिस्टम की लाइंस जो हैं आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। अब यहाँ से आपने करना क्या, थीटा स्टैंड्स फॉर द एंगल, कि आप किस एंगल से रोटेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहला एंगल लेते हैं, आप 30 एंगल से रोटेट कर रहे हैं, 30 डिग्री के एंगल से रोटेट किया आपने, ये आपने एंगल बनाया जी 30 डिग्री का। ये अगर आप 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो आपने ओरिजिन से, अच्छा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस पॉइंट O इज कॉल्ड द ओरिजिन वेयर द लाइंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जॉइन टुगेदर, मीट करती हैं। बट कार्टेशियन के अलावा जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ओरिजिन का एक नया नेम होता है जिसको हम ओरिजिन नहीं कहते, इसको हम पोल कहते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थोड़ा सा चेंज, अब मैं पोल कहा करूंगी तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है। दूसरा ये कि अगर आपने ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो पोल से आप इस 30 डिग्री के एंगल की जो लाइन है इसके ऊपर कितना डिस्टेंस का, इसको कितना लेंथ में लंबा ड्रॉ करते हैं, दैट लेंथ फ्रॉम द पोल अप टू द लाइन ऑफ 30 डिग्री एंगल इज कॉल्ड आर, ठीक है जी। आर जो है वो आर्म ऑफ द एंगल, जो आपकी आर्म ऑफ द एंगल होती है, ये जो आपकी बेस है, बेस से ऊपर जो आप एंगल बना रहे हो जितने भी डिग्री का, वो जो आर्म ऑफ द एंगल है वो ये लाइन है। इस वक्त हमारा 30 डिग्री का एंगल है और उसकी आर्म ऑफ द एंगल ये है। इस आर्म ऑफ द एंगल की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड आर, और वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं मैयर करना, वो आप ओरिजिन से मैयर करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो जी आर है। तो इस तरह की मेजरमेंट आपकी होनी है। आपने यहाँ पे जो टेबल बनाना है वो टेबल आपने आर और थीटा के दरमियान बनाना है। पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई के दरमियान एंगल बनाते थे, टेबल बनाते थे। अब आपने जो टेबल बनाना है वो आर और थीटा पे बनाना है। इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट जो है वो, तो इसमें आपके पास थीटा जो है वो आपने, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करना है। और ये जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे कि एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स और किस तरह, क्योंकि यहाँ पे जो सारा काम है वो एंगल्स की सिलेक्शन का है कि आपने, क्योंकि हमारे पास अगर हम पूरी इस वक्त सिस्टम में देखें तो 4 क्वाड्रेंट में जो टोटल हमारा एंगल बनता है वो 0 से शुरू होकर 360 तक जाता है, ठीक है। तो हमने कितने एंगल्स लेने हैं, और ये 360 तक तो बहुत ज़्यादा एंगल, और कितने कितने डिफरेंस से लेने। ज़रा आपने, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स की कुछ वैल्यूज़, आपने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज सेलेक्ट करनी है टेबल में, जैसे 1 2 3, और इसी तरह से हम नेगेटिव कुछ वैल्यूज सेलेक्ट की, वो हमारी अपनी मर्जी थी, और फिर हमने 0 को भी सिलेक्ट कर लिया, इनके 0 के लेफ्ट और राइट पे। तो मैंने कितने कितने डिफरेंस से, एक तो मैंने उसकी मेरी सिलेक्शन थी कि मैंने इंटीजर सेलेक्ट की, और दूसरी मेरी सिलेक्शन थी कि मैंने 1 डिग्री के डिफरेंस से, यानी कि 1 का मार्जिन था इंटीजर्स के बीच में, और हमने इस तरह से, आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपका इतने छोटे स्केल के ऊपर आपका ग्राफ सही नहीं बन पाएगा, तो ये तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, आप 2 के डिफरेंस से 2 4 6 वैल्यूज ले सकते हैं। इसी तरह से आप और डिफरेंस बढ़ा सकते हैं, 3 6 9 कर लें, आप डिफरेंस बढ़ा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपका एक्सपैंडेड जो ग्राफ है, मतलब बड़े लेवल का, ये बड़े स्केल पे ज़्यादा इलेबोरेट हो पाएगा। अब यहाँ पे भी इसी तरह से कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ आपके पास
प्रिकॉशंस होती हैं कि आपने जो एंगल्स लेने हैं वो एंगल्स कितने कितने डिग्री के डिफरेंस से होने चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ कि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता टू साइन के बजाय यहाँ कॉस थीटा होता, ठीक है जी। तो आपने ये मैं आपको बताऊँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चेंज करने से आपके पास एंगल की चॉइस भी डिफरेंट हो जाती है। मतलब अगर मैं जिन एंगल्स की सिलेक्शन करूंगी ग्राफ बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए साइन थीटा के ग्राफ में या साइन थीटा की इक्वेशन में, उससे डिफरेंट चॉइस मेरी होगी कॉस थीटा में। और ये जब मैं स्केच करूंगी तो फिर आपको उस वक्त पता चलेगा कि ये सीन क्या है, ठीक है जी। तो इस वक्त जो हम टेबल बनाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो हम बनाएंगे जी आर और थीटा के दरमियान। थीटा मैंने इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करना है, जैसे मैं 0 डिग्री सिलेक्ट कर देती हूँ, फिर मैं 30 डिग्री सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं 60 डिग्री सिलेक्ट कर लेती हूँ। थीटा के ऊपर डिपेंड करते हुए थीटा की डिफरेंट वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर उसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास आर की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये चीज़ होगी, यानी कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट हमारे पास फैक्टर रहेगा वो हमारा एंगल जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, और आर जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट आर स्टैंड्स फॉर वाई एंड जस्ट लाइक एंड थीटा स्टैंड्स फॉर एक्स। जैसे एक्स इंडिपेंडेंट होता था इस तरह से यहाँ पे थीटा इंडिपेंडेंट हुआ करेगा, और वाई आर की वैल्यू एक्स के ऊपर यानी कि थीटा के ऊपर डिपेंड किया करेगी। तो ये चीज़ें हैं, और उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। ये मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। आप ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको हमेशा इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने है वो है जी सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोल जो है दैट स्टैंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिन, पोल का वर्ड इस्तेमाल करूंगी तो इसका मतलब होगा जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन होता था उसका मतलब यहाँ पे पोल हुआ करेगा, ठीक है जी। और दूसरा जो है इनिशियल लाइन, यहाँ जो वर्ड आपको पहले पॉइंट में नजर आ रहा है वो है दैट इज द इनिशियल लाइन। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इनिशियल लाइन स्टैंड्स फॉर दी एक्स एक्सिस। इनिशियल लाइन का मतलब जो है लाइन, इट स्टैंड्स फॉर दी एक्स एक्सिस। कार्टेशियन का जो एक्स एक्सिस था वो अब हमारा इनिशियल लाइन कहलाया करेगा, ठीक है। तो उसको हम इनिशियल लाइन करेंगे। अब सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, अब यहाँ पे हुआ क्या करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सिमेट्री बता दूं कि सिमेट्री कहते किसे हैं, सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सॉरी, मैं आपको सिमेट्री के बारे में बताने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अभी जो हमने एक पैराबोला बनाया था, पैराबोला मैंने आपको बनाया था जो फेसेस अप था, वाई एक्सिस से उसका फेस अप था। आपने पैराबोला की शेप से तो आप इंटर लेवल पे, इंटरमीडिएट इनके सेकेंड ईयर में हमारे पास ये टॉपिक आता है पैराबोला का। ये अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्केल्स की कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं बनाया, लेकिन अगर आप पैराबोला की जो बेसिक शेप्स होती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो अगर ये वाली जो शेप है, ये पैराबोला की शेप जो है ये वाई एक्सिस इसके बिल्कुल सेंटर में है, और ये वाई एक्सिस के राइट पे जैसी फिगर बन रही है एग्जैक्टली वैसी फिगर आपके पास वाई एक्सिस के लेफ्ट पे बनती है। तो वाई एक्सिस बिल्कुल सेंटर में इसके लोकेट करता है। तो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे कह सकती हूँ दिस फिगर इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट पे बिल्कुल एक जैसी है। इसके अलावा अगर मैं आपको सर्कल यहीं पे इसी के ऊपर सर्कल बना के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल ही सिमेट्री के मुताबिक ही कोशिश करूंगी कि बना के दिखाऊं। ये देखिए जी, ये जैसे जैसे सर्कल बनता है, ये सर्कल ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर में ओरिजिन आ रहा है, और ये सर्कल जितना आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में खुला हुआ नजर आ रहा है उतना ही आपको सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में। यानी कि अगर मैं सेंटर में इसके रखती हूँ ओरिजिन को तो ये ओरिजिन के चारों तरफ एक जैसा सिमेट्री है, ठीक है। दिस इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। इसी तरह से मतलब सिमेट्री क्या कहते हैं, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन होता है, एक तरफ जैसे बन रही है उसी का रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ बन रहा है। अब इसी तरह से मैं एक और पैराबोला की ही शेप, चूंकि उससे हम वाकिफ हैं, ये मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए जी, ये भी एक पैराबोला है, ये देखिए ये पैराबोला इस की बेसिक जो शेप्स होती हैं वो 4 शेप्स होती हैं। ये पैराबोला सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। ये देखिए जी, एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जिस तरह से ऊपर बन रहा है एग्जैक्ट वैसे ही ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और शेप बनाती हूँ जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रीनेस इन एनी शेप, यानी कि आप किसी को सेंटर मान के उस सेंटर के अबाउट, अबव एंड बिलो, राइट और लेफ्ट, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पे, इसी तरह से एक्स एक्सिस के अबव एंड बिलो बन रही है। तो किसी भी पॉइंट को अगर आप सेंटर माने और उसके राइट लेफ्ट पे या अबव बिलो
तो आप जो शेप बनाते हैं और वो शेप बिल्कुल ऐसी हो, उसको सेंटर मान के उसके अबव बिलो बिल्कुल एक जैसी हो, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। वापस आ गए अपनी इस इनिशियल लाइन की तरफ, जो हम इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री कह रहे थे। अब इनिशियल लाइन की सिमेट्री के अबाउट अगर आपकी फिगर सिमेट्री है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस का जिक्र नहीं है, यहाँ पे जनरल बात की गई है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, यानी कि एक्स एक्सिस के अबव एंड बिलो जैसी बन रही होगी, जैसे अबव बन रही होगी वैसी बिलो बन रही होगी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? इसकी इक्वेशन देख के, किसी भी कर्व की इक्वेशन देख के हमें कैसे डायरेक्ट पता चल सकता है कि ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है? क्योंकि जब हम उसे स्केच करेंगे तो फिर अगर हमने ये सब चीज़ें पॉइंट्स निकाले होंगे तो हमारी स्केचिंग में आसानी होगी। आपने जी ये उसका तरीक़ेकार आगे जो एक लाइन में मैंने हर पॉइंट के अबाउट के आगे ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन जो है ये आपको उसके तरीक़ेकार बता रही है कि आपने सिमेट्रीनेस को कैसे चेक करना है। सबसे पहले इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस की सिमेट्री को चेक करते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें जहाँ जहाँ आर थीटा है उस आर थीटा को रिप्लेस कर दें, आर को आर से ही रिप्लेस कर दें और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप ये स्टेटमेंट देंगे कि आपकी जो क्वेश्चन है, मतलब जो भी स्टेटमेंट इस वक्त दी हुई है, जो भी क्वेश्चन है, ये सिमेट्री, ये इसकी जो फिगर बनेगी ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस बनेगी। अच्छा, और करके मैंने ये भी लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे इससे कोई आपको रिजल्ट नहीं निकल रहा, इससे पता नहीं चल रहा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप आर को माइनस आर से रिप्लेस कर दें और थीटा को आप पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। अगर तब भी कोई फर्क, ये दोनों आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क नहीं करता और ये वर्क कर जाता है, और समटाइम्स ये वर्क नहीं करता और ये वर्क कर जाता है। तो इसी तरह से आपको ये दोनों बातें कही गई हैं, मतलब आपको दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। इन दोनों ऑप्शंस को चेक करके तो आप देख लें कि क्या आपका जो है ये वर्क कर रहा है। अगर तो ये इस तरह की चेंजिंग्स नहीं आती हैं और आपकी इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करके दिखाऊं, आपने कहा कि आर थीटा को रिप्लेस करें जी आर माइनस थीटा से। ये देखें जी, आर को आर से ही रहने दें और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, यानी कि साइन माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है साइन जो है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, ये -2 साइन थीटा, ये तो आपकी इक्वेशन चेंज हो गई। ठीक है, अगर इक्वेशन चेंज हो गई है तो फिर तो आपकी इक्वेशन में फ़र्क आ गया। अब ये फ़र्क ही शो करता है कि रिप्लेसमेंट से जी, ये रिप्लेसमेंट ऑफ आर थीटा बाई आर माइनस थीटा गिव्स अ बिग चेंज, दैट्स वाई आपकी इक्वेशन सेम नहीं रहती है। इसलिए ये दिस इक्वेशन या ये जो कर्व बनेगा इस इक्वेशन से, दिस इज नॉट सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। नाउ द सेकेंड पॉइंट, कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में जो आपको रूल दिया गया है वो है, आपने चेक करना है वाई एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्री है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री वैसी ही जैसे मैंने अभी आपको पैराबोला की शेप बना के दी है, वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पे एक जैसा था। ये चीज़ होती है जी सिमेट्रीनेस। अब ये चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, आपने आर थीटा को अगेन रिप्लेस करना है। ये देखिए जी, आर थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर माइनस थीटा से, या ये काम भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी दो ऑप्शंस दिए हुए थे, यहाँ पे भी दो ऑप्शंस दिए हुए, दोनों में से कोई एक काम कर जाएगा। अच्छा जी, पहले वाला हम ये नहीं कि अगर पहले वाला ऑप्शन काम ना करे तो दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलें। अगर पहले वाला 99% पहले वाला वर्क नहीं करता तो दूसरे वाला भी वर्क नहीं करेगा। अच्छा जी, माइनस आर को रिप्लेस करें जी माइनस आर से और थीटा को रिप्लेस कर दें माइनस थीटा से। ये देखें जी, अब राइट साइड पे आता है -2 साइन थीटा और लेफ्ट साइड पे माइनस आ रही है, माइनस माइनस से कैंसिल होके वापस आपके पास r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बन जाता है। इसका मतलब है आपकी ये जो चेंजिंग्स है इसने आपकी इक्वेशन पे फ़र्क नहीं डाला, यानी कि ये इक्वेशन या ये ग्राफ जो भी बनेगा ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस के राइट पे जैसा बनेगा वैसे ही वाई एक्सिस के जी लेफ्ट पे बनेगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इज हमारे पास है सिमेट्री अबाउट द पोल। पोल जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ओरिजिन को कहते हैं। सिमेट्री अबाउट द पोल में आपने कैसे चेक करना है, आर थीटा को माइनस आर थीटा से रिप्लेस करना है, या आर को आर ही रहने दें और थीटा को पाई प्लस थीटा से चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले वाला काम ज़रा हम करते हैं। आर को माइनस आर से और थीटा को थीटा ही रहने देते हैं। तो देखेंगे ये फ़र्क आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इस माइनस को हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमारी जो फिगर है वो सिमेट्री अबाउट द पोल नहीं है। और सिमेट्री अबाउट द पोल का मतलब मैं आपको ये भी बता दूं कि पोल चूंकि ओरिजिन को कहते हैं, ओरिजिन के अबाउट जब भी आपकी फिगर सिमेट्री होगी तो
पोल और द ओरिजिन विल बी द सेंटर ऑफ योर फिगर। जैसे कि मैंने सर्कल के केस में आपको बताया था, सर्कल में सेंटर को मान के जब हम सर्कल बनाते हैं तो सेंटर उस वक्त सर्कल का बिल्कुल ही सर्कल की शेप के बिल्कुल सेंटर में आता है। तो पोल के अबाउट अगर आपकी फिगर जो है वो हर तरफ सेम हो, यानी कि पोल इज द सेंटर ऑफ द फिगर, दैट वुड बी द केस ऑफ सिमेट्रीनेस ऑफ द फिगर अबाउट द पोल। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया, ये जो है ये सिमेट्री अबाउट पोल नहीं है। ठीक है, यानी कि पोल वुड नॉट बी द सेंटर ऑफ योर फिगर। नाउ द फोर्थ पॉइंट कम टू द फोर्थ पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व। अब पोल की पोजीशन हमने चेक करनी होती है। ये जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं आपको स्केचिंग प्रॉपर्ली सिखाऊंगी नहीं। यानी कि पोल की पोजीशन आपने चेक करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैं आप यहाँ पे आपको एक छोटा सा फिगर बना के दिखाऊं, जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया, ये देखिए। अब इस सर्कल के देखिए पोल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये सर्कल पोल में से गुजरा और ना ही ये पोल के अबाउट सिमेट्री है। अब ये जो चौथा पॉइंट हमारा है कि पोजीशन ऑफ द पोल विद रिस्पेक्ट टू द कर्व, ये आपने जो भी कर्व बनाना है उसमें पोल का क्या किरदार है, ये बेसिकली ये पॉइंट तब चेक किया जाता है जब आपने ये चेक करना हो कि आपका कर्व जो है वो क्या पोल में से ओरिजिन में से पास कर रहा है कि नहीं कर। जैसे कि मैं इस वक्त जैसे ये पैराबोला बनाया, ये ओरिजिन में से पास कर रहा है, लेकिन ये पैराबोला जो मैं अब बनाने लगी हूँ ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस केस में पोल में से तो बिल्कुल आपका कर्व नहीं गुजर रहा, इस केस में पोल में से कर्व गुजर रहा है, इस केस में से पोल में से कर्व नहीं गुजर रहा। ठीक है, मैं एक और शेप बनाती हूँ, कार्डियोड की बनाती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये एक मैंने कार्डियोड बनाया। ठीक है, अब ये पोल में से गुजर रहा है। ठीक, अब एक और कार्डियोड बनाती हूँ। ठीक है, ये पोल में से नहीं गुजर रहा। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि पोल की हैसियत आपके कर्व के साथ क्या है। आपका कर्व कहीं किसी स्टेज पे कहीं जाके मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कर्व जो है पोल में से 2 दफा गुजर रहा होता है। जैसे मैं आपको जैसे एक ये शेप है, 1 टाइम गुजरा, अब ये देखिए 2 टाइम गुजरा। ऐसे भी होता है कि आपका जो कर्व है वो पोल में से मोर देन 1 टाइम भी गुजर सकता है, 1 टाइम भी गुजर सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल भी नहीं गुजरता। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट करने के लिए ये चौथा पॉइंट होता है पोजीशन ऑफ द पोल। और ये पोजीशन ऑफ द पोल, और ये एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका कर्व पोल में से गुजरता है, ये देखें जब भी आपका कर्व यहाँ पोल में से गुजरेगा यानी कि ओरिजिन में से गुजरेगा, देखिए उस वक्त आर लाजमी 0 होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मैंने आपको बताया कि ये पोल है, पोल से जैसे ये मैंने आपको कहा ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल का जो आर्म ऑफ द एंगल होता है उसकी लेंथ आपने मेजर करना शुरू करनी है पोल से। पोल से स्टार्ट करेंगे, आर्म ऑफ द एंगल पे चलेंगे, और फॉर एग्जांपल आर स्टैंड्स फॉर 2, तो 2 यूनिट तक हम चलेंगे, तो दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, दैट वुड बी आर इस वक्त 2 है, लेकिन जब आप कहते हैं आर 0 है, इट्स मीन आपने जो भी एंगल बनाया, चाहे आपने 30 का बनाया, चाहे आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया, आपने जो आर्म ऑफ द एंगल है उसके ऊपर आप चले ही नहीं, आप 0 पे ही बैठे हुए हैं। और इफ आर इज 0 इट्स मीन जिस भी एंगल के ऊपर आपको बस ये चेक करना है कि आर को मैं 0 पुट करूं तो एंगल क्या आता है, यानी कि आप 30 डिग्री के ऊपर ओरिजिन में, और जब भी आप ओरिजिन में आपका कर्व एंटर होगा उस वक्त आर का 0 होना लाजमी है, क्योंकि जाहिर है अगर आप 30 डिग्री पे 0 में एंटर होते हैं तो इसका मतलब है आपका जो आर्म है, आर्म ऑफ द एंगल वो 0 है। ठीक है, 30 डिग्री पे आप 0 में आते हैं तो उस वक्त आर 0 होगा, आर का उस वक्त 0 होना जरूरी है। तो ये आपने उल्टे तरीके से यहाँ पे चेक करना है कि पहले आर को 0 पुट करना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसमें आर को 0 पुट करके दिखाती हूँ तो आपके पास बनेगा 0 = 2 sin थीटा। 2 भी लेफ्ट साइड पे जाके 0 हो जाता है तो साइन थीटा 0 आता है। अब साइन किस अब मुझे यहाँ पे जज करना है किस एंगल के ऊपर साइन ने 0 दिया। अगर मेरा r 0 हो जाता है तो मेरा थीटा क्या निकलता है, बेसिकली मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस एंगल पे r 0 होता है। अब यहाँ पे तरीका उल्टा है, पहले r को 0 पुट करना है, बाद में थीटा निकालना है। थीटा अब साइन किन एंगल्स पे 0 आंसर देता है, साइन 0 पे भी 0 देता है, साइन पाई पे भी 0 देता है, साइन पाई के जितने भी प्रोडक्ट हैं 2 पाई एंड सोन, इन सब पे 0 देगा। तो मैं एटलीस्ट जो पहला मेरा आंसर निकलेगा वो जब आपका एंगल 0 यानी कि बिल्कुल इनिशियल लाइन के ऊपर आपका
जो है R0 है। उसके बाद पाई के ऊपर जब आप यहाँ आते हो, कर्व को प्लॉट करते 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 आप जब यहाँ आते हैं तो फिर आपने यानी कि यहाँ आते हैं तो आपने इस तरह से 0 में एंटर होना है, ठीक है, पोल के अंदर एंटर होना है। तो R का 0 होना स्टैंड्स फॉर दी कर्व फॉर द एंट्रेंस इन पोल, ठीक है। ये चीज़ जब तक हम स्केच नहीं करेंगे तब तक आपको हो सकता है क्लियर ना हो। मैंने तो कोशिश की है कि आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाए। अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट जो है नेक्स्ट, टेबल ऑफ द वैल्यूड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास x और y होता है, यहाँ पे आपके पास थीटा और r होता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट चीज़ जो है वो थीटा है। थीटा की आपने वैल्यूज़ इंडिपेंडेंटली यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखनी है और उसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास आ रहेगा। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप जहन में रख लें और इनके रूल्स याद कर लें कि रिप्लेसमेंट यहाँ पे सिमेट्री अबाउट द पोल, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, इनिशियल लाइन में क्या क्या रिप्लेसमेंट करनी है और चेकिंग कैसे करनी है, तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो खुद से कराऊं। तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से स्टडी करें और देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल स्केचिंग करेंगे।